तक आपने प्रीवियस क्लास में आपने देखा हमने स्टडी किया था कि अगर हमारा कोई भी कंपोजिट बार है तो कंपोजिट बार्स में हम कैसे स्ट्रेस निकालेंगे अगर हमारी दो डिफरेंट टाइप्स की बार्स को हम ज्वाइंट करके एक कंपोजिट मटेरियल बना रहे हैं जिसकी आपकी यंग मॉडुलस भी अगर डिफरेंट डिफरेंट है, दो डिफरेंट मटेरियल है तो उसमें आपकी स्ट्रेसेज जो हैं वो कैसे कैलकुलेट होती हैं, ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था। उसका फॉर्मूला आपका ये था कि टोटल हमारा फोर्स जो एक्ट करेगा उस बार पे वो इक्वल टू आपका होगा स्ट्रेसेज फोर्स एक्टिंग ऑन बार वन प्लस फोर्सेज एक्टिंग इन बार टू। या अगर उसको हम स्ट्रेस के फॉर्म में जनरलाइज करें तो स्ट्रेस के फॉर्म में आपका होगा स्ट्रेसेज एट वन इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया प्लस स्ट्रेसेज एट टू इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया एट सेक्शन टू टू। तो नाउ कम्स टू दी व्हेन बार्स विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप्स। अगर हमारे डिफरेंट आपके जो है बार्स जो हैं उसकी आपकी लेंथ और साइज हमारी डायमीटर चेंज है और लेंथ चेंज है और उन तीनों को अगर हम कंबाइन करके एक बार बनाते हैं तो उसमें हम कैसे स्ट्रेसेस को निकालेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं ए टिपिकल बार विथ क्रॉस सेक्शन वेरिंग इन स्टेप्स। यहाँ तीन बार आपका दिया हुआ है 1, 2 एंड 3। तीनों बार्स की आपकी लेंथ जो है चेंज है, एक की लेंथ L1 है, दूसरे की लेंथ L2 है एंड तीसरे की लेंथ L3 है। एंड ये आपके जो बार है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी भी उसकी वो भी चेंज है। तो पहले की क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 है, दूसरे की A2 है एंड तीसरे की A3 है। इन तीनों बार्स को हम ज्वाइंट्स कर दिए हैं और ये आपकी जो बार्स हैं वो सेम मटेरियल की हैं। जब सेम मटेरियल का होगा तो यंग मॉडुलस ऑफ द मटेरियल होंगी तीनों की, वो आपकी ई होगी। सेम। ठीक है। एंड द फोर्सेज अप्लाइड ऑन दैट, जब तीनों को ज्वाइंट कर ले रहे हैं तो फोर्स जो अप्लाई हो रहा है एक्सटर्नल फोर्स आपके टेंसाइल फोर्स के फॉर्म में अप्लाई हो रहा है और उस फोर्स को हम T से डिनोट कर रहे हैं। तो नाउ फोर्सेज एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ द थ्री पोर्शन। अब तीनों आपकी बार है ज्वाइंट है तो फोर्सेज जो एक्ट होंगी तो वो तीनों पोर्शन पे हमारी एक्ट होंगी। It is obvious that to maintain equilibrium, the load acting on each portion is P only. फोर्सेज आपकी जो है तीनों, हम ये मान के चलेंगे कि तीनों पे आपकी जो फोर्स एक्ट हो रही मैम है। स्क्रीन नहीं दिख रही। आप मेरे डबल वाल दो मेरा वो विजिबल होगा, एक सुरुचि मिश्रा 1 और 2, दूसरे पे आप पिन करिए तो स्क्रीन दिखेगी। बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन? नो मैम। यस मैम दिख रही है। दो दिख रहा होगा, ऊपर वाले पे पिन करिएगा तो वो नो पूरी मैम। पोर्शन दिखेगी और दूसरे वाले पे पिन किया है आपने तो इसलिए आपको जो है तो आपकी जो है हम फोर्स जो एक्ट करेगा इस आपके तीन जो बार्स हैं उस बार्स पे फोर्स आपकी जो है इक्वल अमाउंट में पी ही हमारा एक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि बार वन पे हमारा फोर्स जो एक्ट कर रहा है वो P1 एक्ट कर रहा है, बार टू पे फोर्स आपकी P2 एक्ट कर रही है, बार थ्री पे फोर्स P3 एक्ट कर रही है। फोर्स हमारा तीनों बार्स पे एक ही लग रहा है, वो P अमाउंट में लग रहा है, तो तीनों हमारे जो बार हैं उस पे फोर्स आपकी P ही एक्ट करेगी। अब आपके तीन सेक्शन हमने कट कर लिया, सेक्शन 1 1, सेक्शन 2 2 एंड सेक्शन 3 3। अब तीन सेक्शन कट करेंगे, अगर हम यहाँ से सेंटर से एक सेक्शन कट करें तो एक आपका पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा आपका पार्ट क्या हो जाएगा, सेक्शन 2 2 कट कर लें और यहाँ से हम इसको सेक्शन 3 3 कट कर लें। अब ये जो एक बार था हमने जोड़ के इसको बनाया था, इसको हमने तीन पार्ट में कट कर लिया, 1 के अलोंग, 2 के अलोंग एंड 3 के अलोंग। तो अब आपका जो देखेंगे एक आपका जो सेक्शन हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, वो रेक्टेंगुलर बार हो जाएगी यहाँ पे और इस पे आपका फोर्स जो लगेगा पी ही अमाउंट में लग रही है पूरे बॉडी पे। और नेक्स्ट आपका जो बार हमने 2 से कट किया है तो 1 का हाफ और 2 का हाफ वो आपकी यहाँ शो हो रही है। नेक्स्ट आपने यहाँ 2 से कट किया है तो ये आपका हो जाएगा और इसका हाफ, तो ये आपकी यहाँ दिख रही है। और चौथा आपका जो है हाफ वाला पोर्शन जब 3 को कट करेंगे तो ये दिख रही है। इसको मैंने बस जस्ट ऐसे कट करके दिखाया है कि फोर्सेज जो एक्ट हो रही हैं आप देख रहे हैं सब पे हमारी टेंसाइल फोर्स एक्ट हो रही है। टेंसाइल फोर्स आपकी जो है सब पे P अमाउंट में ही एक्ट हो रही है, किसी में ऐसा नहीं है कि P1 और
P2 के फॉर्म में एक्ट हो रही है। अब सेक्शन थ्रू वन सेक्शन के थ्रू आपकी जो है आप देखेंगे यहाँ फोर्सेज एक्ट हो रही है, ये इसको जब ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा सेक्शन 1 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारे सेक्शन 2 हो जाएगा। जब हम इन दोनों को ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा सेक्शन 3 हो जाएगी। इसी को हमने कट करके आपको दिखाया है कि हमारी कैसे उस पर फोर्सेज एक्ट हो रही हैं इस सेक्शन पे। अब हमें इसमें क्या निकालना है कि जब फोर्स एक्ट हो रही है, आपको फोर्स पता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पता है, तो हाउ वी विल कैलकुलेट दी स्ट्रेसेज एट सेक्शन 1 सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 तो आपकी स्ट्रेन हमें निकालना है एंड एक्सटेंशन ऑफ ईच बार। टेंसाइल फोर्स लग रहा है, तो जब टेंसाइल फोर्स लगेगा तो बार की जो लेंथ होगी वो आपकी एक्सटेंड होगी, बढ़ जाएगी। अगर कंप्रेसिव लगता तो बार की लेंथ हमारी रिड्यूस हो जाती। तो ज़्यादा लंबा करने से बेटर है हमने इसको यहाँ टेबल फॉर्म में कर दिया। वो एक में आपका जो है कॉल पोर्शन को लिख दिया, कौन सा सेक्शन है, दूसरे में हमने स्ट्रेस निकाल लिया, तीसरे में हमने स्ट्रेन निकाल लिया और चौथे में आपकी एक्सटेंशन कितनी हो रही है, चेंज इन लेंथ क्या हो रही है बार की, वो हमने यहाँ निकाल लिया। तो सबसे पहले जब हम सेक्शन 1 की बात करेंगे, यहाँ आपका ये ओरिजिनल फिगर शो हो रहा है 1 2 3, ये 3 डिफरेंट साइज के हमारे बार्स अवेलेबल हैं जिसपे हमारा टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है P। तो अब हमें सेक्शन 1 के थ्रू निकालना है। अब आपको सेक्शन 1 के थ्रू हमारे स्ट्रेस निकालने हैं। तो स्ट्रेस आपका सेक्शन 1 पे जो स्ट्रेस होगा वो आपकी रो 1 से डिनोट होगी। 1 आपका डिनोट कर रहा है सेक्शन को और स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं रो से। तो आपकी स्ट्रेस इक्वल टू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब फोर्स आपकी जो अप्लाई हो रही है ये पूरे होल बॉडी पे हमारी फोर्स P एक्ट कर रही है, तो यहाँ P अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 हो जाएगी, A1 हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ सेक्शन 1 को स्टडी कर रहे हैं। सिमिलरली अगर हम स्ट्रेन निकालते हैं तो स्ट्रेन इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रेस इक्वल टू आपका स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो आपकी रो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन। और जब प्रोपोर्शनल लिमिट को हम हटाते हैं तो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या यंग मॉडुलस ई उसकी कांस्टेंट हमारा वहाँ इंट्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ हमें स्ट्रेन निकालना है। स्ट्रेन आपकी जो है स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाता है, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। सेक्शन 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 है। जब हम एक्सटेंशन देखेंगे आपकी बार की लेंथ में क्या एक्सटेंशन हो रहा है सेक्शन 1 पे, तो आप यहाँ देखेंगे P फोर्स एक्ट हो रहा है सेक्शन 1 पे, तो एक्सटेंशन क्या हो जाएगी, स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पे हमने क्या किया, स्ट्रेन की जगह पे हमने डेल्टा 1 अपॉन L1 कर दिया, इक्वल टू आपका रो 1 आपका क्या होता है, स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स आपका इक्वल है P और क्रॉस सेक्शनल एरिया पोर्शन 1 के लिए A1 है। तो जस्ट इसी फॉर्म को हमने ब्रेक कर दिया, इसको इनलार्ज कर दिया, इसके फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस कर दिया और इसका जो फॉर्मूला था उसको जब राइट डाउन कर देंगे, हमें निकालना है यहाँ चेंज इन लेंथ एट सेक्शन 1 तो डेल्टा 1 निकालने के लिए जब इसको पुट करेंगे तो आपका हो जाएगा PL1 अपॉन A1 इंटू ई। अब यहाँ देख रहे हैं P थ्रू आउट ऑल सेक्शन के लिए आपका कांस्टेंट वैल्यू है और E जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्योंकि मटेरियल आपका सेम है, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी हमारी नहीं चेंज हो रही है, इसलिए यंग मॉडुलस जो है वो भी आपका चेंज नहीं होगा, वही रहेगा। अब सिमिलरली हम पोर्शन 2 पे आएंगे। सेक्शन 2 जो हमने कट किया यहाँ से, सेक्शन 2 पे आप देखेंगे तो यहाँ स्ट्रेस क्या हो जाएगी, उसको हम रो 2 से डिनोट करेंगे, दिस इज इक्वल टू P अपॉन A2। और स्ट्रेन आपका क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा, स्मॉल E2 इक्वल टू रो 2 अपॉन E। एंड जब एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ निकालेंगे तो आपका वो हो जाएगा डेल्टा 2 इक्वल टू P इंटू L2 अपॉन A2 इंटू E। ऐसे ही जब हम सेक्शन 3 पे जाएंगे तो सेक्शन 3 पे आपका जो होगा स्ट्रेस हमारा रो 3 से डिनोट करेंगे, स्ट्रेस इक्वल टू P अपॉन A3। स्ट्रेन आपका E3 इक्वल टू हो जाएगा रो 3 अपॉन E। एंड चेंज इन लेंथ आपकी जो है डेल्टा 3 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा P इंटू L3 अपॉन A3 बाई E। नाउ टोटल इलोंगेशन निकालना है हमने। ये आपके 3 डिफरेंट साइज और के हमारे जो है डायमेंशन के बार्स थे, तो इन तीनों आपके डिफरेंट साइज के बार्स का हमने इंडिविजुअल फॉर्म में स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलोंगेशन निकाल लिया। हमें बार्स में जब इसको हम बार्स को ज्वाइंट करते हैं, कंबाइंड करते हैं, तो इसके बार्स की आपकी लेंथ में टोटल कितना चेंज आता है, तो वो
चेंज लेंथ आपकी जो होगी वो आपकी हो जाएगी, टोटल इलोंगेशन को अगर हम डेल्टा से डिनोट करते हैं तो डेल्टा इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 डेल्टा 2 प्लस डेल्टा 3। तो अब यहाँ पे डेल्टा 1 डेल्टा 2 और डेल्टा 3 की जब हम वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा पी L1 अपॉन A1 इंटू ई प्लस पी L2 अपॉन A2 इंटू ई प्लस पी L3 अपॉन A3 इंटू ई। अब यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे P बाई ई कॉमन हो जाएगा, यहाँ भी P बाई ई है और यहाँ भी आपका P बाई ई है। तो जब ये फॉर्मूला हम इसको सॉर्ट करेंगे तो P बाई ई को हमने बाहर निकाल लिया तो ये आपका हो जाएगा L1 अपॉन A1 प्लस L2 अपॉन A2 प्लस L3 अपॉन A3। तो टोटल इलोंगेशन इन दी बार व्हेन दी डिफरेंट साइज डिफरेंट डायमेंशंस की बार्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसमें हमारी टोटल उसकी लेंथ में क्या चेंजेज आते हैं उसको अगर हम डेल्टा से डिनोट कर रहे हैं तो डेल्टा इक्वल टू आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया P बाई ए। अगर हमारा फोर्स पता है कि कितना एक्सटर्नल फोर्स उस पर आपकी अप्लाई हो रही है और मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पता है एंड ईच बार्स की लेंथ और डायमेंशन दी हुई है तो आप ये आपका टर्म्स निकाल लेंगे तो हमें टोटल इलोंगेशन निकल के आ जाएगा डिफरेंट साइज के जब बार्स को हम ज्वाइंट करते हैं। नाउ एक आपका टर्म्स इसमें है प्रूफ स्ट्रेस। क्या होता है प्रूफ स्ट्रेस? जो होता है प्रूफ स्ट्रेस को हम डिटरमाइन करते हैं जो आपने अर्लियर स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पढ़ा था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व हम ड्रॉ करते हैं डिफरेंट मटेरियल्स के लिए। तो जब स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करते हैं तो आपका जो है एक आपकी स्ट्रेट लाइन हमें ड्रॉ करनी होती है। आपने देखा ये किसी भी मटेरियल के लिए आपकी स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है तो अप टू अ लिमिट, एक लिमिट तक हमारी क्या होती है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व जो होती है वो आपकी स्ट्रेट जाती है। तो जहाँ स्ट्रेस जाती है उसको हम बोलते हैं इलास्टिक लिमिट। अब तक आपने नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ा तो नाउ कम्स टू दी प्रूफ स्ट्रेस। क्या होती है? तो जो भी ये कर्व है तो कर्व में हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो उसके उस स्ट्रेट लाइन के कॉरस्पॉन्डेंस जो हमारी स्ट्रेस रीड करते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। प्रूफ स्ट्रेस जो होती है नॉर्मली आपकी जो आती है वो 0.2 स्ट्रेन और 0.1 स्ट्रेन के आसपास ही आती है। अगर आपका कहीं दिया हुआ है प्रूफ स्ट्रेस निकालना है तो सबसे पहले स्ट्रेन जो होगी हम जीरो से ड्रॉ करना शुरू करें, 0, 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे जब हम ड्रॉ करते हैं तो आपकी उसको रीड करने के लिए 0.1 स्ट्रेन और 0.2 स्ट्रेन पे जो हमारी उसके कॉरस्पॉन्डेंस स्ट्रेस प्राप्त होती है उसी को हम बोलते हैं प्रूफ स्ट्रेस। नाउ थर्मल, एक बार रिपीट कर दीजिएगा। यस मैम एक बार रिपीट कर दीजिए फिर से। प्रूफ स्ट्रेस, आपने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम पढ़ा उसमें हमने स्ट्रेस को वाई एक्सिस पे और स्ट्रेन को एक्स एक्सिस पे ड्रॉ किया और जब किसी भी मटेरियल पे हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो आपकी उसमें स्ट्रेस जनरेट होती है। जब वो स्ट्रेस जनरेट होगी स्ट्रेस के कॉरस्पॉन्डेंस हमारी स्ट्रेन जनरेट होती है। अप टू एक लिमिट तक अगर हम लोड लगाते हैं तो मटेरियल्स में हमारा इलोंगेशन होता है और जैसे उस लोड को हम हटाते हैं मटेरियल अपने पुनः ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है। इसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिक पॉइंट बोलते हैं, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं, जहां से लोड हटाने पे मटेरियल पुनः अपने पोजीशन पे आ गई। लेकिन आपकी जो होती है स्ट्रेन उसके उस लाइन पे आपकी कुछ स्ट्रेन होगी तो जब हम वाई एक्सिस पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ऐसे जब लाइन ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेन की आपकी जो डिनोट करते हैं यहाँ 0.1%, 0.2%, 0.3% ऐसे हम स्ट्रेन को डिनोट करते हैं। स्ट्रेन आपकी यूनिट लेस होती है और स्ट्रेस को हम आपकी जो भी स्ट्रेस है 100, 120, 150 ऐसे हम मेगा पास्कल में उसको डिनोट करते हैं वाई एक्सिस पे। तो जहाँ पे आपकी जो स्ट्रेन है 0.1 और 0.2 आती है उसके कोरस्पॉन्डेंस अगर हम लाइन ड्रॉ करें, एक आपकी ये जो भी हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है तो ये लाइन आपकी इस कर्व को जहाँ पे कट करती है 0.2 स्ट्रेन या 0.1 स्ट्रेन के बीच में तो उसके कोरस्पॉन्डेंस इस कर्व को जहाँ कट करेगी तो उस कर्व के कोरस्पॉन्डेंस अगर हम वाई एक्सिस पे एक लाइन खींचे तो यहाँ हमें इस पॉइंट पे जो भी स्ट्रेस प्राप्त होती है
उस स्ट्रेस को हम बोलते हैं ये हमारी प्रूफ स्ट्रेस है। अच्छा मैम, इलास्टिक लिमिट पे जो मैम स्ट्रेस होता है उसी को प्रूफ स्ट्रेस कहते हैं? नहीं, इलास्टिक लिमिट पे नहीं होता है। आप देखेंगे इलास्टिक लिमिट यहाँ से आपका हल्का फुल्का कर्वी नेचर में आने लगा है मटेरियल्स की जो प्रॉपर्टी है, जब इस पे हम लोड लगा रहे हैं। अगर ये आपकी स्ट्रेट होती तो हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने की जरूरत ही नहीं होती। आपकी इस कर्व में अप टू सर्टेन लिमिट यहाँ तक आपकी जो मटेरियल है वो आपकी इलास्टिकली बिहेव कर रहा है। मैम पैरेलल लाइन यील्ड पॉइंट से खींचते हैं? हाँ, यील्ड पॉइंट से खींचते हैं। यील्ड पॉइंट ओके मैम। जहाँ पे आपकी स्ट्रेन जो है 0.1 और 0.2 आती है, तो उससे 0.1 और 0.2 से हम एक लाइन खींचते जाते हैं और वो लाइन उस कर्व को जहाँ कट करती है उसके कोरस्पॉन्डेंस वाई एक्सिस पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे हैं ये हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व आ रहा है और 0.2 स्ट्रेन जहाँ पे आ रहा है, इस पॉइंट पे हमारे 0.2 स्ट्रेन को हम दिखा रहे हैं, तो 0.2 स्ट्रेन से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे और ये लाइन इस कर्व को जहाँ पे कट करेगी उस कट के कोरस्पॉन्डेंस वाई एक्सिस पे जो स्ट्रेस हम रीड करते हैं उस स्ट्रेस को हम प्रूफ स्ट्रेस बोलते हैं। यहाँ लिखा हुआ है द स्ट्रेस एट विच द लाइन कट्स द कर्व, जहाँ पे ये लाइन इस कर्व को कट करेगा उसके कोरस्पॉन्डेंस स्ट्रेस आपकी प्रूफ स्ट्रेस होती है। तो ये आपकी जो लाइन हम नॉर्मली ड्रॉ करते हैं वो आपकी होती है 0.1 प्रूफ स्ट्रेस होती है या 0.2 प्रूफ स्ट्रेस होती है, ETC ऐसे उसको हम डिनोट करते हैं। नाउ अब आपका एक टर्म आता है थर्मल स्ट्रेसेस। थर्मल स्ट्रेसेस क्या होता है? ड्यू टू दी चेंज इन टेम्परेचर, जो भी हमारा स्ट्रेस चेंज हो रहा है उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेसेस। ये आपका क्लियरली यहाँ से आप समझिए, ये आपका कोई एक मटेरियल है, हमारा एक कोई मेटलिक रॉड है और दोनों एंड से हमने इस मेटलिक रॉड को फिक्स कर रखा है और इस पे हम जब कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस मटेरियल पे, आप देख रहे हैं अंदर की तरफ इस मटेरियल पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं दोनों एंड से, तो और नीचे से हमने लैंप जला दी है, लैंप आपकी हीट कर रहे हैं इस मटेरियल को, तो इसके हीटिंग से आपकी ये जो भी रॉड है इसके स्ट्रेस में आपकी कुछ चेंजेज आएंगे। तो जो चेंज आएगा इस टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ, या तो आपकी इसकी डायमेंशन इंक्रीज भी हो सकती है, बार की डायमेंशन डिक्रीज भी हो सकती है, वो आपकी डिपेंड करेगी नेचर ऑफ द मटेरियल हमारी क्या है, किस टाइप का मटेरियल है, हीट करने पे वो बढ़ रहा है या आपका घट रहा है। तो उसकी वजह से ये जो मेटल है जो स्ट्रेस जनरेट करेगा उसको हम बोलते हैं थर्मल स्ट्रेस या टेम्परेचर स्ट्रेस। यहाँ लिखा हुआ है इफ द टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज राइज्ड और लोवर्ड इट्स डायमेंशन विल इंक्रीज और डिक्रीज कॉरस्पॉन्डिंग। अगर किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को हम बढ़ाएं या घटाएं तो उसकी डायमेंशन या तो इंक्रीज हो सकती है या उसकी डायमेंशन आपकी डिक्रीज हो सकती है। इफ दी चेंजेज ऑफ द बार रॉड आर स्टॉप्ड बाय द ग्रिप ऑफ द एंड, अगर ये चेंज हमारी जो भी बार की जो ग्रिप है इसको हमने जो फिक्स किया है उसको आपकी एंड कर दे, दैट डेवलप स्ट्रेस इन द बार रॉड आर चेक्ड, उस जो भी उसकी वजह से हमारा इस बार में स्ट्रेस डेवलप होता है उसको हम मेजर करते हैं, उसी को हम बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से हमारी इस बार की डायमेंशन बढ़ी या घटी तो ये बार जो स्ट्रेस जनरेट किया तो वो आपकी हो जाएगी टेम्परेचर स्ट्रेस। और टेम्परेचर स्ट्रेस के कोरस्पॉन्डेंस जो बॉडी में स्ट्रेन जनरेट हुआ उस स्ट्रेन को हम बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेन। यहाँ डेफिनेशन दी हुई है व्हेन ए बॉडी आपकी रॉड भी हो सकती है या बार भी हो सकती है, इज ग्रिप्ड एट द बोथ एंड, अगर उसको हम दोनों एंड से फिक्स कर दिया, ग्रिप कर दिया, द स्ट्रेस डेवलप इन दी, जब इसको आप फिक्स कर दिए तो उसका लेंथ जो है एक्सटेंड तो होगा नहीं, फोर्स की वजह से जब हम कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे तो लेंथ आपकी कॉम्पैक्ट होनी चाहिए, बट हमने दोनों एंड से इसको ग्रिप कर दिया, फिक्स कर दिया है, तो फोर्स की वजह से हमारी बॉडी में तो कोई चेंजेज आएंगे नहीं, ना उसकी लेंथ बढ़ेगी ना घटेगी। लेकिन जब नीचे से हम टेम्परेचर इस पे देंगे तो टेम्परेचर हीटिंग की वजह से बॉडी की प्रॉपर्टी में आपकी चेंज होगी और जिससे वो बॉडी हमारी एक स्ट्रेस को जनरेट करेगा, उस स्ट्रेस को ही हम बोलते हैं टेम्परेचर स्ट्रेस। यहाँ आपका डिफिनेशन दिया हुआ। अब आपका यहाँ पे अब उसका डेरिवेशन हम कैसे करते हैं, दी एक्सटेंशन ऑफ द बार ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर,
आपकी टेम्परेचर बढ़ाने से बार की आपकी जो लेंथ है उसमें हमारी क्या एक्सटेंशन होगी, क्योंकि हमने इन दोनों यूनिट से फिक्स कर दिया है, तो फोर्स की वजह से, आपकी अप्लाइड लोड की वजह से तो बार की बॉडी में कोई चेंज होगा नहीं, वो चेंजेस केवल हमारे टेम्परेचर की वजह से होंगे, टेम्परेचर बढ़ाने की वजह से। तो हमारी जो बॉडी की लेंथ में चेंज आ रहा है उसको अगर हम डेल्टा एल से डिनोट कर रहे हैं, तो डेल्टा एल इक्वल टू होता है एल इंटू अल्फा टी। एल हमारी क्या है, लेंथ ऑफ दी रॉड है, ये आपकी बार की लेंथ जो भी है उसको अगर हम एल से डिनोट कर रहे हैं, लेंथ ऑफ बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। अल्फा कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा एक कोई कोफिशिएंट होता है लीनियर एक्सपेंशन जो भी हमारा बॉडी में हो रही है टेम्परेचर की वजह से। एंड T1 आपका जो है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ दी बार, आपकी हीट करने से पहले हमारी पहले बार की क्या टेम्परेचर थी, और जब हीट कर दिया हमने उसको तो फाइनल बार की क्या टेम्परेचर थी। तो आपकी जो यहाँ T लिखी हुई है, T जो होता है T1 माइनस T2, पहले के टेम्परेचर में से बाद के टेम्परेचर को हम माइनस कर देते हैं, डिफरेंस इन जो टेम्परेचर आता है उसी को हम बोलते हैं स्मॉल टी। तो यहाँ से जब इसको आप वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ टी की जब हम वैल्यू रखेंगे तो आपकी ये फॉर्मूला आपका जो होगा डेल्टा एल इक्वल टू एल इंटू अल्फा टी, ये फॉर्मूला आपका एक्सपेंड हो जाएगा, ये हो जाएगा डेल्टा एल इक्वल टू एल और अल्फा तो आपका वही रहेगा, और टी इक्वल टू आपका हो जाएगा T2 माइनस T1। जो भी हमारा डिफरेंस ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे। अगर पहले बार का टेम्परेचर ज़्यादा है, बाद में हीट करने के बाद से बार का टेम्परेचर कम हुआ, तो वो आपका वहाँ पे हो जाएगा T1 माइनस T2। अगर हमारा बाद में टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, पहले टेम्परेचर कम था, तो यहाँ पे हो जाएगा T2 माइनस T1। नाउ ये तो आपका हो गया चेंज इन लेंथ, हम निकाल लेंगे अगर टेम्परेचर की वजह से। अब आपका टेम्परेचर स्ट्रेन निकालना हो तो टेम्परेचर स्ट्रेन कैसे निकालेंगे, स्ट्रेन इक्वल टू आप जानते हैं होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। अब चेंज इन लेंथ यहाँ पे जो है बॉडी में टेम्परेचर की वजह से वो आपने यहाँ कैलकुलेट किया है, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा टी। तो यहाँ हमने पुट कर दिया डेल्टा एल की जगह पे एल अल्फा टी, और अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ आपकी बार की एल है, तो यहाँ एल से एल ये कैंसल हो जाएगा, तो केवल आपका बच जाएगा यहाँ पे अल्फा इंटू टी। तो आपकी जो भी ये आपके टेम्परेचर स्ट्रेन होगा वो आपकी इक्विवेलेंट टू होता है थर्मल कोफिशिएंट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। अल्फा को हम थर्मल कोफिशिएंट भी बोलते हैं या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी बोलते हैं, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। नाउ आपने टेम्परेचर स्ट्रेन निकाल लिया, अब टेम्परेचर स्ट्रेस कैसे निकालेंगे। स्ट्रेस इक्वल टू आपका क्या होता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अब ये आपकी स्ट्रेस को हमने पी से डिनोट किया, स्मॉल पी से, तो पी इक्वल टू प्रोपोर्शनलिटी लिमिट को हमने हटाया, तो यहाँ पे मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई इंट्रोड्यूस हुआ, तो स्ट्रेस इक्वल टू आपका हो गया स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई। स्मॉल ई स्ट्रेन, टेम्परेचर स्ट्रेन की वैल्यू आपने यहाँ निकाली थी अल्फा इंटू टी, तो हम स्मॉल ई की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो आपकी टेम्परेचर स्ट्रेस क्या हो जाएगा, अल्फा टी इंटू ई, वेयर अल्फा थर्मल कोफिशिएंट, टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर, एंड ई इज योर यंग मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब आप यहाँ देखेंगे कि आपकी नाउ फोर्स F अप्लाइड ऑन द बार बाय द ग्रिप्स एट बोथ एंड। अगर हमारी इस बार पे फोर्स अप्लाई हो रही है, फोर्स हमें कैलकुलेट करना है कि कितनी फोर्स हमारी दोनों एंड से उस आपकी बार पे फिक्स एंड से हमने अप्लाई किया है, तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इनटू एरिया, क्योंकि स्ट्रेस इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, तो जब हमें फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो जाएगा। अब स्ट्रेस आपने यहाँ पे निकाल रखा है अल्फा टी ई, तो यहाँ पे हम स्ट्रेस की जगह अल्फा टी ई पुट कर देंगे, और क्रॉस सेक्शनल एरिया आपकी बार की जो है वो ए है, तो यहाँ से आप फोर्स भी निकाल सकते हैं। अगर क्वेश्चन में आता है कि फोर्स निकालिए आपकी, अगर हमारी बोथ एंड से हमारी ग्रिप्ड है, तो उस पर टेम्परेचर स्ट्रेस अगर आपका आ रहा है, हाँ यही का यूज कर रहे ना, तो कितना फोर्स एक्ट करेगा, तो एक फॉर्मूला आपका यहाँ से 1 हो गया, यहाँ लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये एक फॉर्मूला आपका हो गया टेम्परेचर स्ट्रेस का, एक फॉर्मूला हो गया आपका फोर्स का।
नाउ और आपका फॉर्मूला हम इसको और जनरलाइज कर सकते हैं। इफ द ग्रिप बिकम्स यील्ड, कई बार क्या होता है हमने दोनों साइड से फिक्स तो कर दिया, लेकिन अगर आपकी जो फिक्स एंड है वो कहीं से किसी पॉइंट से आपका बोल्ट से ही हम कसेंगे तो वो लूज हो गया, तो लूज होने के बाद से आपका क्या होगा, जब उस पर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे और दोनों एंड से हम उस पर फोर्स भी लगा रहे हैं, तो हमारी बॉडी में कुछ अमाउंट में इलोंगेशन हो जाएगा, कुछ अमाउंट में हमारा डिफ्लेक्शन हो जाएगा। अगर वो डिफ्लेक्शन की अमाउंट डेल्टा एल हो रही है तो नेट इलोंगेशन अब आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ आपने इलोंगेशन निकाला था डेल्टा एल इक्वल टू आपका निकला था एल अल्फा टी, तो अब आपकी उसमें से हमारी जो है ग्रिप लूज होने की वजह से जो भी हमारी बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ उसको हम माइनस कर देंगे। डेल्टा एल इक्वल टू आपका अल्फा एल अल्फा टी पहले फॉर्मूला था, और लूज हो गया ग्रिप तो उसकी वजह से अगर डिफॉर्मेशन आपकी डिफ्लेक्शन जो है बॉडी में चेंज, उसकी लेंथ जो आ रही है वो हमारी डेल्टा अमाउंट में हो गई, तो माइनस डेल्टा कर दिया हमने, तो ये फॉर्मूला और आपका थोड़ा सा इसको हम तो एक फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपकी इंड सपोर्ट्स पे हमारी डेल्टा अमाउंट में आपकी इलोंगेशन हो रही है तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अब यहाँ देख रहे हैं 5 फॉर्मूले हो गए, तो उसकी वजह से आपकी जो थर्मल स्ट्रेन है वो भी चेंज हो जाएगी। यहाँ ई का फॉर्मूला आपने जनरेट किया था ई इक्वल टू अल्फा इंटू टी, तो अब ये फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहाँ ई इक्वल टू डेल्टा एल बाई एल था, अब डेल्टा एल की जगह हमें ये पुट करना होगा एल अल्फा टी माइनस डेल्टा अपॉन एल करेंगे, तो आपका जब इसको तोड़ेंगे तो ये फॉर्मूला आपका बन के आ जाएगा अल्फा टी माइनस डेल्टा बाई एल, तो ये हो गई थर्मल स्ट्रेन। अब सिमिलरली आप थर्मल स्ट्रेस निकालेंगे, उसका थर्मल स्ट्रेस का आपका फॉर्मूला आपने अभी डिराइव किया ऊपर, P इक्वल टू होता है स्मॉल ई इंटू ई। अब आपकी स्मॉल ई की वैल्यू आपने ऊपर डिराइव की अल्फा टी माइनस डेल्टा बाई एल, और तो हम यहाँ पे ई इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर देंगे और यहाँ यंग मॉडुलस आपका वही रहेगा, तो एक फॉर्मूला आपका ये हो गया। नेक्स्ट सिमिलरली फोर्स आपका निकालना है, तो फोर्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, फोर्स क्या होता है F इक्वल टू पी इंटू ए, तो F इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पे P की जगह पे हम ये फॉर्मूला टोटल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, देन क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि जो भी आपका फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बेस्ड है इस पे, ये फॉर्मूला जो है टेम्परेचर स्ट्रेस का फॉर्मूला बेस्ड है आपकी टेम्परेचर स्ट्रेन पे, और टेम्परेचर स्ट्रेन का जो फॉर्मूला है वो आपकी बेस्ड है इलोंगेशन आपकी जो भी नेट हो रही है। तो आपका नीचे से ऊपर आपका जो है सब एक दूसरे से रिलेटेड है, तो अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला पता है, तो यू कैन कैलकुलेट थर्मल स्ट्रेन भी निकाल सकते हैं, थर्मल स्ट्रेस भी निकाल सकते हैं, एंड फोर्स भी निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया टेम्परेचर स्ट्रेस या थर्मल स्ट्रेस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अगर कोई हमारी बार है उसका हम टेम्परेचर अगर इंक्रीज कर रहे हैं तो। अब टेम्परेचर स्ट्रेस आपकी कोई कंपाउंड बार है, 2 बार है, तो एक आप देखिए ब्रास है और दूसरी हमारी बार स्टील है, इन दोनों बार्स को हमने क्या कर दिया है, ज्वाइंट कर दिया। अभी दोनों बार्स की टेम्परेचर इंक्रीज करने पे बिहेवियर आपकी अलग होगी, मे बी आपका स्टील में इलोंगेशन आपकी इतनी ना हो जितना कि हमारी ब्रास में हो, तो अब हमें देखना ये है कि कैसे हम इसके फॉर्मूले को डिराइव करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखा है कंसीडर टेम्परेचर राइज ऑफ ए कंपोजिट बार कंसिस्टिंग ऑफ 2 मेंबर, एक आपका मेंबर स्टील है दूसरा हमारा ब्रास है, रिजिडली फास्टन टू ईच अदर, दोनों को एक दूसरे से हमने क्या कर दिया है, बांध दिया है। इफ अलाउड टू एक्सपेंड फ्रीली, एक एंड से हमने बांध दिया है और दूसरे एंड से हमने इसको फ्री छोड़ दिया है कि आपका इसमें मूवमेंट आपका होता रहे, लेंथ में हमारी चेंजेज होते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब दोनों आपकी जो मटेरियल है ब्रास और स्टील, इसकी ओरिजिनल लेंथ आपकी जो है वो आपकी एल थी, तो एक्सपेंशन ऑफ ब्रास बार, जब हम इसको टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ब्रास के आपके बार में जो एक्सपेंशन हो रहा है उसकी जो लेंथ इंक्रीज हो रही है, अगर ये लेंथ आपकी ए भी इंक्रीज हो रही है, क्योंकि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो आप देखेंगे ब्रास जो होता है वो ज़्यादा एक्सपेंड होता है एज कंपेयर टू स्टील,
तो उसकी लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L थी, L से इसका जो अमाउंट इंक्रीज हुआ, ये आपकी ये पूरा रेक्टेंगल जो है A से लेके B तक, इतना हमारा इसका इलोंगेशन हुआ। और जो स्टील की बार है उसमें जो हमारी इलोंगेशन हो रही है वो आपकी AC अमाउंट में हो रही है, ये A से लेके C डिस्टेंस तक। डेल्टा S मीन्स आपका लिखा हुआ है इलोंगेशन इन स्टील। सिंस कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास इज ग्रेटर देन स्टील, जो भी हमारा थर्मल कोफिशिएंट होता है आपकी ब्रास का वो स्टील से ज़्यादा होता है, तो इसलिए एक्सपेंशन ऑफ ब्रास विल बी मोर। तो ब्रास में हमारा जो होगा, तांबा जो होता है उसमें हमारा जो एक्सपेंशन होगा वो आपकी ज़्यादा होगी। But the bars are fastened together and accordingly both will expand to same final position। लेकिन आपके देख रहे हैं दोनों मटेरियल्स को हमने एक दूसरे से ऐसे ज्वाइंट कर दिया है तो आपके दोनों मटेरियल एक साथ जो है फाइनल पोजीशन पे पहुंचे। तो आपकी जो है यहाँ देख रहे हैं डी इस हमने अमाउंट पे जब बांधा है तो दोनों किस टाइम पे हमारी एक फाइनल पोजीशन पे पहुंच रहे हैं डी पे। तो ये आपकी जो है मान लिया हमारा ब्रास जो है यहाँ पहुंच रहा है डी पे और स्टील भी हमारा जो है एक्सपेंड होके यहाँ डी तक पहुंच गया। तो नाउ सेम फाइनल पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय डी जिसपे दोनों आपके मटेरियल पहुंचे हैं विथ नेट एक्सपेंशन ऑफ कंपोजिट सिस्टम AD इज इक्वल टू। तो ये आपके ब्रास में आपका दोनों में जो एक्सपेंशन हो रहा है वो आपकी अगर A इंटू L अमाउंट में हो रहा है, AL हो रही है, to attain this position brass bar is pushed back and the steel bar is pulled। इस पोजीशन तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देखिए यहाँ से क्या कह रहे हैं, ब्रास पे हम कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं कि वो डी तक पहुंच जाए, क्योंकि ब्रास में टेम्परेचर की वजह से जो एक्सपेंशन हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है। तो अब इसको हमें डी तक लाना है, एक इंच से हमने फिक्स कर दिया, दोनों को एक दूसरे से बांध दिया है, बोल्ट के थ्रू हमने इसको कस कर दिया, ज्वाइंट कर दिया वेल्डिंग के थ्रू। तो अब आपकी दोनों हम चाहते हैं कि साथ साथ इक्वल अमाउंट में आपकी डेस्टिनेशन जो है डी पे एक साथ पहुंचे। लेकिन जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ब्रास आपकी जो है वो आपकी उसमें एक्सपेंशन बहुत ज़्यादा हो गया, वो बी तक पहुंच गया और स्टील हमारा जो था सी तक ही पहुंच पाया और हमें दोनों का डेस्टिनेशन डी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अब ब्रास पे कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे जहाँ से फ्री है और स्टील पे हम अगेन फिर से टेंसाइल फोर्स लगाएंगे कि वो आपकी डी तक पहुंच जाए। तो जब कंप्रेसिव फोर्स हम ब्रास पे लगा रहे हैं आपकी अंदर की तरफ तो ये आपकी यहाँ पहुंच गई फिर, और जब स्टील को हम पुल कर रहे हैं तो ये आपकी फिर डी तक आ गई है। वही यहाँ राइट अप फॉर्म में लिखा हुआ है। तो इक्विलिब्रियम के लिए हमारी क्या होगी, ये जितना हम अमाउंट में कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं मानेंगे कि उतने ही अमाउंट पे इस पे हम टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। तो इक्विलिब्रियम में हम करेंगे C इज इक्वल टू T, अगर टोटल कंप्रेसिव फोर्स अप्लाइज इक्वल टू टोटल टेंसाइल फोर्स, यहाँ लिखा हुआ है टोटल टेंसाइल फोर्स अप्लाइड इन स्टील इज इक्वल टू कंप्रेसिव फोर्स इन बार्स। तो हमारी टेंसाइल फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं स्टील में, आपकी स्ट्रेस आपकी टेंसाइल स्ट्रेस को हमने एस, ये एस डिनोट स्टील कर रहा है और स्ट्रेस को हम रो से डिनोट करते हैं। तो आपकी हो गई रो एस इंटू ए एस इज इक्वल टू आपका हो जाएगा रो सी इंटू ए सी। हम फोर्स निकाल रहे हैं यहाँ पे, तो आपका फोर्स इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो ये आपकी हो गई स्टील के लिए और ये हमारी हो गई ब्रास के लिए। या इसी को हम लिख सकते हैं, ये रो को यहाँ पे स्मॉल पी से डिनोट किया है, नथिंग टू वरी। आप ये ना सोचिए कि इस फॉर्मूले और इसमें क्या चेंज है, दोनों आपका फॉर्मूला एक ही है। समवेयर आपकी बुक्स में रो से डिनोट किया है, समवेयर बुक्स में हमारी पी से डिनोट किया है। कंडीशन 2 विल बी अप्लाइड ऑन कंपोजिट बार इन द केस ऑफ थर्मल स्ट्रेन। तो हमारी टोटल थर्मल स्ट्रेन क्या होगी, रिजल्टेंट ऑफ थर्मल स्ट्रेन। अब आप देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर कितना आ रहा है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर हम निकालेंगे तो यहाँ आपका होगा, अगर हमारी डिफरेंस इन टेम्परेचर को हम T से डिनोट कर रहे हैं तो T और ये अल्फा थर्मल कोफिशिएंट है, तो ब्रास का थर्मल कोफिशिएंट आपकी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्टील की, तो हमने अल्फा बी
माइनस अल्फा एस किया है, जस्ट हमने उसको इक्विवेलेंट कर लिया है। रिजल्टेंट के लिए हमने मान लिया है कि दोनों में जो थर्मल स्ट्रेन है वो आपकी इक्विवेलेंट है। यहाँ ये जो साइन है ये इक्विवेलेंट को शो करता है, लेकिन दोनों में आपकी इक्विवेलेंट नहीं होती है। ब्रास में ज़्यादा होती है, स्टील में आपकी कम होती है। तो स्ट्रेन इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्ट्रेस अपॉन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब दो डिफरेंट मटेरियल है तो मटेरियल की मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी आपकी अलग अलग होगी। तो यहाँ एस जो है स्टील को डिनोट कर रहा है और बी जो है ब्रास को डिनोट कर रहा है। पी हमारी क्या है, स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस इन स्टील, और ये आपकी है स्ट्रेस इन ब्रास। तो आपका टोटल स्ट्रेन हमारा कितना डेवलप हो रहा है, तो स्ट्रेन इन स्टील कितना आ रही है प्लस स्ट्रेन इन ब्रास। तो स्ट्रेन आप निकाल लिया स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस, और यही आपकी स्ट्रेन क्या होती है, आपने पढ़ा था अल्फा इंटू टी। ई इक्वल टू ऊपर की स्लाइड में हमने डिराइव किया था, ई इक्वल टू अल्फा इंटू टी होता है। अब आपकी अल्फा थर्मल कोफिशिएंट होती है, तो हमने मान लिया कि जब इसको रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, सम निकाल रहे हैं, मान लिया दोनों का आपका जो है थर्मल कोफिशिएंट इक्विवेलेंट है, आसपास ही है, और टी आपका टेम्परेचर डिफरेंस इन टेम्परेचर हो गया। या इसी फॉर्मूले को जो है, यहाँ कुछ नहीं है, ये बस कंफ्यूज कर रहा है, आप इसको स्मॉल पी से ही डिनोट करें, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। नाउ टोटल चेंज इन लेंथ ऑफ कंपोजिट बार निकालनी है, तो वो आपकी कितनी होगी, टोटल चेंज इन लेंथ को अगर हम डेल्टा एल से डिनोट कर रहे हैं तो डेल्टा एल इक्वल टू क्या होगा, एल अल्फा टी, आपकी एल लेंथ है और अल्फा एस जो है कोफिशिएंट ऑफ स्टील और थर्मल कोफिशिएंट ऑफ स्टील, और टी इज टेम्परेचर, प्लस ये आपकी हो गई ड्यू टू दी, जब हम इस पे, क्योंकि एक इंच से आपकी ये फ्री है, तो फ्री है तो उसकी वजह से जब इस पे आपने देखा है कि हम फोर्स लगा रहे हैं, तो ये जो आपका टर्म्स आ रहा है यहाँ पे ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा स्ट्रेन वाला, पी एस इंटू एल अपॉन ई एस। या इसी को हम सॉल्व करके ऐसे भी लिख सकते हैं, या इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपका जो है एल आपकी जो है कॉमन है, एल बाहर आ जाएगा। जब एल को हम बाहर लेंगे और डेल्टा एल से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारी बन जाती है टोटल स्ट्रेन। ई का फॉर्मूला बन जाता है, तो ई इक्वल टू आपका हो जाएगा अल्फा एस इंटू टी प्लस पी स्ट्रेस अपॉन यंग मॉडुलस। ये हमारी फॉर्मूला डिराइव हो जाती है। ये फॉर्मूला आपको ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा जब हम इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।